हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सबकी प्रिपरेशंस जो हैं काफ़ी अच्छी चल रही होंगी। आप जो तैयारी कर रहे हैं अपने पेपर की, अपने एग्ज़ाम्स की, क्योंकि अपकमिंग एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें तो एक एग्ज़ाम एसएससी जेई का आने वाला है दो आफ्टर 2 और 3 मंथ्स, और एक जो एग्ज़ाम है जो रिसेंटली अभी नोटिफिकेशन आई है जल शक्ति विभाग की, तो एक उसका भी पेपर आने वाला है। तो आज की जो मेरी वीडियो है, जो मैं आपको आज कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, तो वो रिलेटेड टू जल शक्ति विभाग की है। ऑल्दो कि आप जानते हैं कि जल शक्ति विभाग का जो अभी नोटिफिकेशन आया है, इसमें इन्होंने क्या बोला है कि एक सब्जेक्टिव पेपर होगा, एक सब्जेक्टिव अप्रोच पेपर होगी। तो ऑल्दो कि फर्स्ट टाइम हिमाचल में हो रहा है। इससे पहले जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम्स हुए हैं तो उसमें सब्जेक्टिव पेपर तो नहीं पूछा गया है। तो अब पहली बार ये सब्जेक्टिव पेपर ले रहे हैं। अब बच्चे जो हिमाचल के स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली इस चीज़ में कंफ्यूज हैं कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे वो कहाँ से डाले जाएंगे। क्या वो डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक से आएंगे, क्या वो डायरेक्टली ईएससी के जो ईएससी के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं क्या वहाँ से आते हैं, क्या वो गेट के भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो मोस्टली स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज्ड हैं कि वो क्वेश्चंस की प्रिपरेशंस करें कैसे। अगर कोई क्वेश्चंस हैं, हम उसको लिखेंगे कैसे, उसको टैकल कैसे करेंगे। उसको लिखने का भी क्राइटेरिया होता है यहाँ पे, है ना। तो हमें पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है, तभी तो उसके नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ सबसे ज़्यादा आती है, क्योंकि अभी तक जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं हिमाचल के स्टूडेंट्स, तो मोस्टली इन्होंने ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी की है। तो मोस्टली क्या है कि ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना एक अलग है, इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। और जब आप सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो दोनों में बहुत ही फ़र्क है। आप ऑब्जेक्टिव के प्रिपरेशंस कर रहे हैं वो एक अलग अप्रोच रहेगी, और सब्जेक्टिव के लिए आपकी अप्रोच अलग रहेगी। बिकॉज सब्जेक्टिव में आपको पूरा क्वेश्चंस ना लिखना होता है। जैसे आप अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स देते हैं, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स का आया है, कोई क्वेश्चन 20 मार्क्स का आया है, तो आपको करना क्या है, आपको पूरा का पूरा डिटेल में लिखना है। आपको हर एक पॉइंट उसके बारे में बताना होगा कि उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या उसके लिए डायग्राम बनाना प्रेफर है, डायग्राम बनाना जरूरी है नहीं है, तो आप डायग्राम को प्रेफर करेंगे नहीं करेंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अब जैसे एक हरियाणा की बात करूँ, हरियाणा में उल्दो एक पेपर हो चुका है जिसके अंदर सब्जेक्टिव अप्रोच आई है। तो कुछ बच्चे तो इससे भी सिमिलर लगा रहे हैं कि ठीक है, जैसे हरियाणा में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हैं तो उससे रिलेटेड भी कुछ मिलते जुलते क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको तैयारी जो करनी है वो सब्जेक्टिव अप्रोच से करनी है, राइट। तो इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट ने एक ऑनलाइन एक कोर्स जो है वो हमने ऑलरेडी प्लान कर दिया है, और ऑलरेडी ये जो एक कोर्स है जल शक्ति विभाग को लेकर वो स्टार्ट भी हो चुका है। तो अगर आप लोग ये कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, या अगर आप लोग अपनी तैयारी करना चाहते हैं, प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी एनरोल कर सकते हैं। आज की जो मैं वीडियोस है, तो आज मैं आपको एक टॉपिक बताऊंगा जिसमें हम डिस्कशन करेंगे अपने हाइड्रोलॉजी को लेकर। हाइड्रोलॉजी में कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे क्योंकि एक एक सब्जेक्ट्स के अलग अलग क्वेश्चंस की फ्रेमिंग बनेगी। द क्वेश्चंस दैट कैन बी फ्रेम्ड इन द एग्जाम, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उन सब की वीडियोस हम बना चुके हैं। इन सब की वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे मिल जाएगी, या आप चैनल पे देख लीजिएगा, ईसीपी का चैनल जो है, आपको उसके ऊपर भी वो वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है। तो हर एक क्वेश्चंस की, और अगर आप पीडीएफ भी चाहते हैं क्वेश्चंस की, तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। दैट वो जो पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला हुआ है। तो टेलीग्राम लिंक पे जाइएगा, टेलीग्राम लिंक पे आपको सारे के सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी। तो दैट कैन बी एक्सपेक्टेड। तो आपको फ्रेमिंग जो क्वेश्चंस है अलग अलग सब्जेक्ट्स के, वो सारे क्वेश्चंस हमने क्या किए हैं, एक टाइप के फ्रेम किए हुए हैं, राइट। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हाइड्रोलॉजी का अगर एक क्वेश्चन आता है, मैं एक हाइड्रोलॉजी का क्वेश्चन आज लेकर आया हूँ। हाइड्रोलॉजी में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे, उसको लिखेंगे कैसे, लिखने की अप्रोच क्या रहेगी। अगेन इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द वेटेज ऑफ द क्वेश्चंस, कि क्वेश्चन क्या 5 नंबर का पूछा गया है, क्या क्वेश्चन 10 नंबर का पूछा गया है। थ्योरेटिकल पोर्शन भी पूछे जाते हैं, और कई बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाएंगे आपसे। तो क्वेश्चंस के पूछने की फ्रेमिंग कुछ भी हो सकती है, हमारी अप्रोचेज उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कि अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या मैं उस थ्योरेटिकल क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए प्रिपेयर हूँ। क्या मुझे वो सारी सारी चीज़ें पता हैं कि जो मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को लिख सकता हूँ, बना सकता हूँ। क्या मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर हूँ। अगर प्रिपेयर हूँ तो कहीं ना कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ। तो मैं आज आपको एक थोड़ा सा क्लास जो मैं आपको आज वीडियो बनाने वाला हूँ बता रहा हूँ, ये मैं प्रेसिपिटेशन वाले टॉपिक के ऊपर लेकर आ रहा हूँ। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हमें लिखनी है चीज़ें, किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो उसी से रिलेटेड मैं आपको आज वीडियो बता रहा हूँ, राइट। तो फिर से मैं एक बार अपनी बात रिपीट कर देता हूँ कि जो कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। आप अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो आप कॉल कीजिएगा इंस्टीट्यूट के अंदर, तो आपको आपकी क्वेरीज का आंसर मिल जाएगा। नाउ सपोज दैट द क्वेश्चन आया एग्जाम में कि बताओ भाई प्रेसिपिटेशन क्या होता है, डिफाइन द टर्म प्रेसिपिटेशन,
है ना। प्रेसिपिटेशन को डिफाइन करो, लिखना है हमें पूरा, समझ तो सभी को आता है, पता तो सबको कि बारिश हो रही है, रेनफॉल है, स्नोफॉल हो रही है, पता तो सबको है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से सबको पता है, लेकिन लिखना है उस चीज़ को। तो अप्रोच चेंज हो रही है ना दिस टाइम। तो अब क्वेश्चन आया, मान लो कि बताओ भाई प्रेसिपिटेशन क्या होती है, व्हाट डू मीन बाय द टर्म प्रेसिपिटेशन, एंड प्रेसिपिटेशन अगर होगी तो किस फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होगी, उसकी फॉर्म्स बताओ, कितनी टाइप की प्रेसिपिटेशन होती है वो टाइप्स बताओ। तो आपसे वो सारी चीज़ें पूछेगा, सारी चीज़ें निकलवाएगा। तो अब देखो करना कैसे है, हमें बेसिक मतलब पता है कि प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है। प्रेसिपिटेशन मीन्स इट रिप्रेजेंट्स दी ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर विच इज रीचिंग द अर्थ सरफेस फ्रॉम द एटमोसफेयर। प्रेसिपिटेशन किसको बोलते हैं, ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर जो कि एटमोसफेयर से सरफेस ऑफ अर्थ पे आ रही है। यानी एटमोसफेयर से अर्थ के सरफेस पे अगर पानी आ रहा है, वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, किस भी फॉर्म में आए, आप उसको क्या नाम दे देंगे, प्रेसिपिटेशन बोल देंगे। जैसे आपका ये एटमोसफेयर है, ये एटमोसफेयर है, बादल बने हुए हैं, दीज आर द क्लाउड्स, यहाँ पे क्लाउड्स बने हुए हैं, क्लाउड से बारिश या क्लाउड से पानी आ रहा है। अब क्लाउड से जो पानी आएगा अर्थ सरफेस पे आएगा, जब तक अर्थ सरफेस पे नहीं आ रहा है पानी तब तक प्रेसिपिटेशन नहीं है। यानी एटमॉस्फेयर से जो भी पानी है वो आपके सरफेस पे आना चाहिए, तभी आप क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन हो रही है। इट दैट मीन्स प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या, इट रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर। इट कैन बी फाउंड इन सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म। ये स्नोफॉल की फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी आ सकता है और लिक्विड फॉर्म में भी आ सकता है। ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर विच इज रीचिंग द अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस पे पहुंच रहा है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, इसको हम क्या बोल देंगे, प्रेसिपिटेशन बोल देते हैं। दैट इज टर्म्ड एज द प्रेसिपिटेशन। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ आया कि प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है। नाउ द थिंग, इस वे में सोचो कि प्रेसिपिटेशन होती क्यों है, क्या रीज़न है प्रेसिपिटेशन का, क्या रीज़न है कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस पे आ रहे हैं, उसको थोड़ा टेक्निकल वे में समझने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई। तो देखो होता क्या है कि आपको पता है दैट यू हैव अ वाटर बॉडी, राइट। तो मैं एक वाटर बॉडी बना रहा हूँ, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, आप समझिएगा कॉन्सेप्ट को। ये मान लीजिए कि आपके पास एक वाटर बॉडी है, दिस इज़ द वाटर बॉडी, ये कोई आपके पास एक वाटर बॉडी है, राइट। तो एक वाटर बॉडी आपके पास है। अब इस वाटर बॉडी में हुआ क्या, इवेपोरेशन। वाटर बॉडी में क्या होगा, इवेपोरेशन। तो यहाँ से इवेपोरेशन हो रहा है, तो अगर इवेपोरेशन होगा तो ये जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड फॉर्म के अंदर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो गैसेस पार्टिकल्स हैं, ये जो वेपर्स हैं, अब ये वेपर्स किस में आ रहे हैं, एयर के अंदर आ रहे हैं। तो दिस इज द एयर, ये एयर है। इस एयर में कॉन्टिन्यूसली क्या स्टोर होते जा रहे हैं, वेपर्स। इस एयर में कॉन्टिन्यूसली क्या स्टोर होते जा रहे हैं, वेपर्स। तो इस एयर में कॉन्टिन्यूसली वेपर्स आते जा रहे हैं, तो ये जो एयर है ये इन वेपर्स को स्टोर करती जा रही है। जब ये एयर इस वेपर्स को स्टोर कर रही है तो वेपर्स कॉन्टिन्यूसली स्टोर होते जा रहे हैं इस एयर के अंदर, राइट। अब ये एयर करती क्या है, ये ड्यू टू विंड फोर्सेस, ड्यू टू द विंड इफेक्ट एयर मूव करती है, एयर मूव करती है, ड्यू टू विंड इफेक्ट की वजह से एयर मूव करती है। और जब ये एयर मूव कर रही है, एयर मूव करते करते हायर एल्टीट्यूड की तरफ जा रही है, एयर मूव करते करते हायर एल्टीट्यूड की तरफ जाती है। और जब इसका लेवल बढ़ता है, जब इसका एल्टीट्यूड ही बढ़ता है, एल्टीट्यूड जब इसका बढ़ता है, तो जब ज़्यादा हाइट पे चली जाती है, वी नो द कॉन्सेप्ट कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर डिक्रीज करता है। एज द हाइट इज इंक्रीजेस, एयर का टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीजेस, राइट। और इसको एनवायरनमेंट में स्टडी करते हैं हम एयर पोल्यूशन के अंदर, कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है एयर का टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है। बात समझ आ रही है। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, लेप्से रेट। द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीज इन हाइट इज नोन एज द लेप्से रेट। इसको लेप्से रेट बोलते हैं। एयर की अगर बात करोगे एनवायरमेंटल लेप्से रेट। अब यहाँ पे एयर का टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो ये जो वेपर्स थे गैसेस फॉर्म में थे, और जैसे ये ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होने की वजह से एक प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिला जिसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो जैसे जैसे एयर ऊपर की तरफ फ्लो करेगी, टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीज करेगा, तो ये जो एयर्स के अंदर वेपर्स थे वो कंडेंस हो जाएंगे, और कंडेंस होने के बाद ये क्या बना देंगे, लिक्विड के ड्रॉपलेट्स बना देंगे। कंडेंस होने के बाद ये क्या बना देंगे, लिक्विड के ड्रॉपलेट्स बना देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिक्विड के ड्रॉपलेट्स बन गए हैं। तो इस एयर के अंदर अब क्या आ गए हैं, लिक्विड के ड्रॉपलेट्स। तो जब इस एयर में लिक्विड के ड्रॉपलेट्स आ गए हैं तो आप इसको नाम क्या दे देते हैं, क्लाउड्स, कि क्लाउड्स बन गए हैं। क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो चुका है, बादल का फॉर्मेशन हो चुका है, क्लाउड्स बन गए। तो कॉन्टिन्यूसली एयर मूव करती जा रही है ऊपर की तरफ, और एयर के अंदर जो वेपर्स थे उनका कंडेंसेशन होता जा रहा है। नाउ द प्रोसेस हेयर टेक्स प्लेस, जिसको आप कंडेंसेशन बोल रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कंडेंसेशन का मतलब क्या है, द कन्वर्जन ऑफ द वेपर्स इनटू द लिक्विड। अब जब ये वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं तो कन्वर्जन के लिए ना एक पार्टिकल्स चाहिए होते हैं।
कन्वर्जन के लिए पार्टिकल्स चाहिए होते हैं। अगर ये पार्टिकल्स प्रेजेंट है एयर में, तभी इस पार्टिकल के ऊपर आपका वेपर कंडेंस होगा, तभी इस पार्टिकल के ऊपर आपका वेपर क्या होगा, कंडेंस होगा। अगर ये पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है तो कोई कंडेंसेशन भी नहीं होगा। तो कंडेंसेशन जब होगा तो किसी ना किसी सरफेस पे होता है। तो कहने का मतलब है ये जो वेपर्स थे एयर के अंदर, अगर ये ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, अगर ये वेपर्स ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं और ऊपर जाते जाते टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीज कर रहा है, तो ये वेपर्स क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। और कंडेंसेशन होने के लिए इनको कोई सरफेस चाहिए होता है, उस सरफेस के ऊपर जाके कंडेंस होंगे। दैट्स वाई लिक्विड ड्रॉपलेट्स बन रही हैं, तभी हम बोल रहे हैं क्लाउड्स बन रहे हैं। अगर ये पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है जिसके ऊपर इनको कंडेंस होना है, तो कोई कंडेंसेशन होगा ही नहीं। इसका मतलब पार्टिकल्स होने बहुत जरूरी है। अब ये जो पार्टिकल्स की हम बात करेंगे वो एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। द पार्टिकल्स यूजली प्रेजेंट इन द एयर, जिसको आप एरोसोल्स बोलते हैं। दीज आर द टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। दीज आर द टाइनी पार्टिकल्स, वो यूजली एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसको आप एयर पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, एरोसोल्स भी बोल देते हैं। तो ये पार्टिकल्स एयर में प्रेजेंट होते हैं। इफ अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि बताओ अगर एयर में पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है, अगर एयर में पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है तो कंडेंसेशन होगा। टेम्परेचर कम है बट कंडेंसेशन नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल्स ही प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि कंडेंसेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, पार्टिकल्स होने चाहिए। बात समझ आ रही है आप लोगों को। तो कंडेंस हुए, पार्टिकल्स बने, तो इस क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ। तो इस एयर के अंदर कॉन्टिन्यूसली लिक्विड पार्टिकल्स आते जा रहे हैं, लिक्विड पार्टिकल्स या लिक्विड ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आपस में बनती जा रही है। और ये जब लिक्विड ड्रॉपलेट्स आपस में मिलियन ऑफ ड्रॉपलेट्स बनती हैं, मिलियन ऑफ ड्रॉपलेट्स बनती हैं, और जब ये ड्रॉपलेट्स आपस में कंबाइन होती हैं तो एक बड़ा पार्टिकल बनता है। और जैसे ये बड़ा पार्टिकल बनता है तो ग्रेविटी पिक्चर में आती है। तो ग्रेविटी की वजह से ये पार्टिकल नीचे आते हैं और हम खुश हो जाते हैं कि बारिश हो रही है। बात समझ आ रही है आप लोगों को। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे वेपर्स ऊपर की तरफ मूव करेंगे, टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीज करेगा। और जब एयर का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, जब एयर का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो होगा क्या, कंडेंसेशन होगा। और कंडेंसेशन होने के लिए क्या चाहिए, पार्टिकल्स चाहिए। अगर पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है कोई कंडेंसेशन नहीं होगा। अगर कंडेंसेशन हो रहा है तो मींस पार्टिकल्स प्रेजेंट है। पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उनके ऊपर कंडेंसेशन हुआ, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बनी, और जैसे ही ड्रॉपलेट्स बनी, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आपस में मिक्स हो गई हैं, बड़ा पार्टिकल बना। बड़े पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटी रोल प्ले कर रही है, ग्रेविटी की वजह से पार्टिकल्स नीचे आ रहे हैं, बारिश हो रही है। दिस इज द फिनोमिना ऑफ द प्रेसिपिटेशन। ये फिनोमिना है। अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द प्रेसिपिटेशन, कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए प्रेसिपिटेशन के लिए, द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द प्रेसिपिटेशन। तो फर्स्ट पॉइंट, द प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर का प्रेजेंस होना चाहिए। यस और नो, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर का प्रेजेंस होना चाहिए। अगर एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है तो कोई कंडेंसेशन कैसे होगा। तो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर का प्रेजेंस होना चाहिए, पहली बात समझ आ रही है। दूसरा, मॉइस्चर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर, मॉइस्चर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर, बट पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है। अगर पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कंडेंसेशन नहीं हो पाएगा उन पार्टिकल्स के ऊपर। सो द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट न्यूक्लियाई पार्टिकल्स टू हेल्प द कंडेंसेशन। ये भी चीज होनी चाहिए। न्यूक्लियाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सेंटर पे है ना पार्टिकल, इसके चारों तरफ ही तो पार्टिकल आके कंडेंस होता है। तो अपने नाम दे दिए न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियाई पार्टिकल्स, इनको हम जनरली नाम बोल देते हैं न्यूक्लियर पार्टिकल्स। सेकंड, थर्ड पॉइंट, थर्ड कंडीशन, वेदर कंडीशन मस्ट बी ऑप्टिमम फॉर द कंडेंसेशन। सर मॉइस्चर प्रेजेंट है, सर एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स भी हैं, दोनों चीजें, बट टेम्परेचर ही नहीं है कम, टेम्परेचर तो ज्यादा है। क्योंकि कंडेंसेशन होने के लिए वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट तभी होगा जब टेम्परेचर कम होगा। तो टेम्परेचर यानी वेदर कंडीशन मस्ट बी ऑप्टिमम फॉर द कंडेंसेशन टू टेक प्लेस। 3 पॉइंट समझ आए। अब प्रेसिपिटेशन किसको बोलते हैं, ऊपर तो बन गए हैं पार्टिकल्स, लिक्विड ड्रॉपलेट्स बन गई हैं ऊपर, लिक्विड ड्रॉपलेट्स बने हैं, टेम्परेचर इतना कम हो गया है कि लिक्विड सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, ऊपर बन गए, बट वो नीचे नहीं आ रहे हैं। अब नीचे नहीं आ रहे हैं, सरफेस पे नहीं आ रहे, इसका मतलब प्रेसिपिटेशन नहीं हो रही। सो इसका मतलब ये होगा कि जो प्रोडक्ट यहाँ बन रहे हैं दैट मस्ट रीच टू द अर्थ सरफेस। सो द प्रोडक्ट ऑफ द कंडेंसेशन मस्ट रीच टू द अर्थ सरफेस। तो दीज आर द 4 कंडीशंस दैट रिक्वायर्ड टू फॉर्म द प्रेसिपिटेशंस। तो कंडीशंस रिक्वायर्ड टू फॉर्म द प्रेसिपिटेशन आपको समझ आया कि कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड है प्रेसिपिटेशन के लिए। प्रेसिपिटेशन क्या होती है ये बात हम समझ गए हैं, ये बात हम समझ गए प्रेसिपिटेशन क्या होती है। और साथ में मैंने आपको ये बता दिया कि कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड है फॉर दी प्रेसिपिटेशन। इतनी सी बात हमें समझ आ गई कि प्रेसिपिटेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड है। अगेन देखिएगा कंडेंसेशन क्या होता है। अभी मैंने आपको कंडेंसेशन बताया, कंडेंसेशन बताना है आपको, ये पूरा एक क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं मैं। जब आपसे पूछा जाएगा बताओ प्रेसिपिटेशन क्या होती है, डिफाइन द प्रेसिपिटेशन, तो आप प्रेसिपिटेशन ऐसे डिफाइन करेंगे, साथ में आप कंडेंसेशन भी लिखेंगे और प्रेसिपिटेशन के बारे में भी लिखेंगे। नाउ द कंडेंसेशन इज दिस, द गैसियस फॉर्म्स ऑफ वाटर व्हेन राइजेस अप गेट्स कूलर
and becomes denser where gaseous water converted into tiny water droplets. This commences the formation of clouds and these clouds get carried away due to the wind. इसी को क्या बोलते हैं? कंडेंस. ये कंडेंसेशन तो हो रहा है. ये क्लाउड्स किस वजह से बन रहे हैं? कंडेंसेशन की वजह से. क्लाउड्स का फॉर्मेशन, क्लाउड्स बोलते हैं किसको? में वो बादल जिसके अंदर पानी है. तो ये क्लाउड्स बन किसकी वजह से है? कंडेंसेशन की वजह से बन रहे हैं. राइट और यस. नाउ प्रेसिपिटेशन की अगर हम बात करें आगे, देखो द प्रेसिपिटेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. द प्रेसिपिटेशन, देखो प्रेसिपिटेशन कब होती है? व्हेन क्लाउड्स बिकम सफिशिएंटली हैवी ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ द वाटर. जब आपके क्लाउड्स इतने हैवी हो जाएंगे ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ द वाटर, दे कैन नॉट रिटेन द वेट ऑफ द वाटर. वो अब होल्ड नहीं कर पाएंगे. ग्रेविटी पिक्चर में आ गई है. अब वो पानी को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, ग्रेविटी खींचेगी अपनी तरफ. अब नाउ दे कैन नॉट रिटेन द वेट ऑफ द वाटर एंड दस इट कम्स बैक टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन कैन अकर इन वेरियस फॉर्म्स. अब प्रेसिपिटेशन जो हो रही है वो डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकती है. इट कैन बी इन द रेन फॉर्म, इट कैन बी इन द हेल, स्लीट, ड्रिजल, ग्लेज, फ्रीजिंग रेन जिसको बोलते हैं. तो देयर डिफरेंट स्नोफॉल भी हो सकती है. तो 6 फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन होती है एटसेट्रा. डिपेंड करता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकेशन एंड वेदर कंडीशन, की वेदर कंडीशन क्या है, किस लोकेशन पे वो प्रेसिपिटेशन हो रही है, इस चीज पे डिपेंड करता है. तो इनमें से कोई भी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन देखने को मिल सकती है. इतनी सी बात हमें समझ आ गई. अच्छा, प्रेसिपिटेशन को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. द प्रेसिपिटेशन अकर्स व्हेन द मोइस्ट एयर मास अंडरगोस कंडेंसेशन. दिस प्रोसेस हैपेंस व्हेन द एयर इज कूल्ड एंड सैचुरेटेड विद द सेम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर. This process of cooling air mass is performed only when the air mass moves up to higher altitude. The air mass can be lifted to higher altitude mainly by the 3 methods based which are of 3 types. Basically यहाँ पे 3 टाइप की या 4 टाइप की, not 3 types, which are of the 4 types. 4 टाइप की प्रेसिपिटेशन यहाँ पे होती है. It can be convective precipitation, cyclonic, orographic और frontal precipitation. अभी मैंने आपको क्या बोला कि भाई एयर ना ऊपर की तरफ मूव कर रही है जिसकी वजह से एयर का टेम्परेचर डिक्रीज करता है, क्योंकि जब एयर ऊपर मूव करती है तो एयर का टेम्परेचर डिक्रीज करता है और कंडेंसेशन हो जाता है. तब बादल बनते हैं तो बारिश होती है, रेनफॉल होती है या स्नोफॉल भी हो सकती है. तो टेक्निकली हम बोल देते हैं प्रेसिपिटेशन हो रही है. अब ये क्या रीजन है एयर का मूव करने का ऊपर की तरफ? क्या रीजन है? बेसिकली 4 टाइप की प्रेसिपिटेशन यहाँ पे देखने को मिलती है. एक एक करके समझते हैं. इतनी बात समझ आई. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम हियर, द टाइप्स ऑफ द प्रेसिपिटेशन. इतना सा क्वेश्चन आया, 5 नंबर का क्वेश्चन. 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप बस यहीं तक लिख दोगे, कंप्लीटेड है, आगे लिखने की जरूरत नहीं है. अगर इससे ज्यादा पूछेगा बताओ टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन बताओ, 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो बताओ द टाइप्स ऑफ द प्रेसिपिटेशन. तो आपको टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन बतानी है, इसको एलोबरेट करना है, एक्सप्लेन करना है कि 4 टाइप की प्रेसिपिटेशन होती है. कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन. 4 टाइप की प्रेसिपिटेशन होती है. अब कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन क्या होती है? कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन में फिर हम बोलेंगे क्या कि कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन क्या होती है. तो देखो कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन की जब हम बात करें तो कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन में तो यहाँ पे होता क्या है, इस फिनोमेना क्या चलता है यहाँ पे कि आपके पास एक पर्टिकुलर रीजन है, एक पर्टिकुलर एरिया आपके पास है, राइट. तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया आप देख पा रहे हैं. तो ये एक पर्टिकुलर एरिया है और इस एरिया के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस एरिया का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है. एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ की जो एयर है वो वार्म हो गई है. तो एयर का टेम्परेचर ज़्यादा है, वार्म एयर हो चुकी है, वार्म एयर की डेंसिटी क्या है, कम है. तो वार्म एयर क्या करेगी, राइज करेगी. तो वार्म एयर विल राइज. तो वार्म एयर जब यहाँ पे राइज करेगी, तो यहाँ से एयर के पार्टिकल्स तुम्हारे सारे के सारे मूव कर जाएंगे अपवर्ड. तो जब एयर के पार्टिकल्स सारे मूव कर जाएंगे अपवर्ड, तो यहाँ पर जो है लो प्रेशर रीजन बन जाता है. और सराउंडिंग एरिया में जो एयर है दैट इज अ कूलर एयर. कंपेरेटिवली यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कम है, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है और यहाँ पे टेम्परेचर कम है. तो इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कूलर एयर. कूलर एयर, यहाँ पे एयर की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा मिलेंगे. तो यहाँ पे हाई प्रेशर रीजन है. हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ क्या होगा, एयर की मूवमेंट होगी. इसी को हम विंड बोलते हैं. तो जब ये एयर की मूवमेंट होगी तो जैसे ये एयर मूव करके इस पर्टिकुलर रीजन में आएगी, इस रीजन में आप देख रहे हैं कि वार्म एयर है, तो ये एयर क्या करेगी, मूव करेगी अपवर्ड. तो कॉन्टिन्यूसली एयर आती जा रही है और ये एयर मूव करती जा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में. और यहाँ पर जैसे जैसे एयर मूव करती रहेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, कंडेंसेशन होगा और क्लाउड्स बनेंगे, देन प्रेसिपिटेशन होगा. इस टाइप की जो प्रेसिपिटेशन होगी हम इसको नाम दे देते हैं कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन. इसका जो रीजन है वो है टेम्परेचर डिफरेंस. तो बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो ये प्रेसिपिटेशन देखने को मिल रही है दैट इज टर्म्ड एज द कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन. इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. तो देखो कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन में क्या लिखा है यहाँ पे, द एयर अबव द लैंड एरिया गेट्स हीटेड अप बाय सम causes. The area above the land area gets heated up by the some causes. That causes can be anything. So the moist air warmer, जो moist
वार्मर एयर है वो राइज करती है एंड कूल्स देन प्रेसिपिटेट। तो बेसिकली दिस टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन जो होती है वो होती है तुम्हारी कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, राइट। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन, देन यू कैन यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट। तो आप कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन भी लिख सकते हैं। इफ यू वांट टू ड्रॉ दिस डायग्राम देन यू कैन ड्रॉ, इफ बट ये कंपलसरी नहीं है डायग्राम बनाना, डायग्राम बनाना कोई कंपलसरी नहीं है। तो अगर आप टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन में पूछा जाएगा तो आप बस ये बनाएगा। डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन होता क्या है। नाउ आफ्टर दैट साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन बेसिकली देखो यहाँ तो नाम से समझ आ रहा है कि जो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशंस होते हैं ये साइक्लोन्स के बनने की वजह से होती हैं। तो साइक्लोन्स जब होते हैं तो होता क्या है कि एक पर्टिकुलर रीजन में अगर साइक्लोन्स बन रहे हैं तो वहां पे एयर का सर्कुलर मोशन होगा, एयर का सर्कुलर मोशन होगा और एयर ऊपर की तरफ मूव कर रही होगी। तो ड्यू टू द सर्कुलर मोशन ऑफ द एयर, तो सर्कुलर मोशन एक पर्टिकुलर रीजन में सर्कुलर मोशन है एयर का और एयर ऊपर की तरफ मूव कर रही है। इसका मतलब अगेन इस जगह पे लो प्रेशर रीजन बन जाता है। यहां पर क्या बन जाएगा? लो प्रेशर रीजन। और जब यहां पर लो प्रेशर रीजन बन गया है, जब इस एरिया में लो प्रेशर रीजन बन गया है तो सराउंडिंग एरिया से एयर आएगी, सराउंडिंग एरिया से एयर आएगी हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ। यहां पर क्या करेगी? एयर फ्लो करेगी और जैसे ये एयर इस पर्टिकुलर रीजन में आएगी जहां पर साइक्लोन्स बने हुए हैं तो वो एयर भी ऊपर की तरफ मूव करेगी और जैसे जैसे एयर ऊपर की तरफ मूव करेगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, कंडेंसेशन होगी, प्रेसिपिटेशन होगी। तो दिस टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन फॉर्म्स ड्यू टू दिस फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लोन्स। और जो साइक्लोन्स बनते हैं वो बेसिकली प्रेशर डिफरेंस की वजह से बनते हैं। सो प्रेशर डिफरेंस की वजह से साइक्लोन्स आते हैं। तो साइक्लोन्स इज अ रीजन, cyclones is a region in the atmosphere with a large low pressure having circular wind motion. The cyclonic precipitation is caused by the movement of the moist air to this region due to the difference in pressure, due to the difference in pressure, right? अगर हम विंड की डायरेक्शन की बात करें, विंड की डायरेक्शन की, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो विंड डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। साउदर्न हेमिस्फेयर में जो विंड की डायरेक्शन होती है वो क्लॉकवाइज होती है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जब साइक्लोन्स आते हैं तो जो डायरेक्शन होगी विंड की वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। बट साउदर्न हेमिस्फेयर में जब साइक्लोन्स आएंगे तो वहां पे जो डायरेक्शंस होंगी दैट विल बी क्लॉकवाइज। वो डायरेक्शन कैसी होगी? वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। यहीं पे एक वर्ड आता है एंटी साइक्लोन्स, यहीं पे एक वर्ड पूछा जाता है क्वेश्चन में एंटी साइक्लोन्स। तो अगर तुमसे एंटी साइक्लोन्स पूछे जा रहे हैं इसका मतलब डायरेक्शन को अपोजिट कर देना। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अगर साइक्लोन्स आ रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम एंटी साइक्लोन की बात करेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तब तुम क्या बोलोगे? क्लॉकवाइज रोटेशन होगी और साउदर्न हेमिस्फेयर में तुम क्या बोल दोगे? एंटी क्लॉकवाइज मोशन होगा विंड का। क्लियर है? तो ये केस है एंटी साइक्लोन के लिए। तो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन आती है साइक्लोन्स के बनने की वजह से और जो साइक्लोन्स बनते हैं ड्यू टू दी प्रेशर डिफरेंस की वजह से साइक्लोन्स यहां पे बनते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारे पास फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट इज द फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। फ्रंटल प्रेसिपिटेशन क्या होती है? फ्रंटल प्रेसिपिटेशन इज दिस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रंट। फ्रंटल प्रेसिपिटेशन जो बनती है वो फ्रंट के बनने की वजह से बनती है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रंट। अभी फ्रंट क्या होता है? फ्रंट बेसिकली एक वार्म एयर है और एक कोल्ड एयर है। इन दोनों का जो ये इंटरफेस होता है, वार्म एयर एंड कोल्ड एयर का जो ये इंटरफेस होता है इसको हम फ्रंट बोलते हैं। द इंटरफेस ऑफ द वार्म एयर एंड कोल्ड एयर, इस इंटरफेस को क्या बोलेंगे? फ्रंट बोलेंगे। अब यहां पर होगा क्या कि वार्म एयर की डेंसिटी कम है तो वार्म एयर ऊपर की तरफ राइज करेगी, कोल्ड एयर की डेंसिटी ज्यादा तो ये नीचे की तरफ मूव करेगी। तो वार्म एयर जब ऊपर की तरफ मूव कर रही है, दिस वार्म एयर राइजिंग अबव, तो ये कोल्ड एयर के कांटेक्ट में है और ये कोल्ड एयर इस वार्म एयर को क्या कर रही है? कूल कर रही है। तो बेसिकली ये जो वार्म एयर है ये कूल हो रही है, इसका टेम्परेचर कम हो रहा है, यानी कंडेंसेशन हो रही है ड्यू टू दी कोल्ड एयर। तो इस फ्रंट के बनने की वजह से यहां पर कंडेंसेशन होगा, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। दिस टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन वी से इट इज द फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। क्यों? क्योंकि ये फ्रंट के बनने की वजह से हो रही है। तो दिस टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन वी से इट इज अ फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, राइट। फ्रंटल प्रेसिपिटेशन आपको समझ आया। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन जो है हमारे पास ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन बेसिकली जो होती है माउंटेन्स बैरियर की वजह से होती है। अगर माउंटेन्स प्रेजेंट है, माउंटेन्स बैरियर्स प्रेजेंट है, उसकी वजह से जो प्रेसिपिटेशन मिलेगी वो होगी ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। अब होता क्या इसके अंदर? जैसे ये बैरियर्स हैं, दीज आर द माउंटेन्स, ये हिल्स हैं, दीज आर द माउंटेन्स, दीज आर द बैरियर्स।
तो ये माउंटेन्स प्रेजेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एयर मूव कर रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एयर मूव कर रही है, तो दिस एयर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। अब एयर मूव कर रही है यानी विंड का फ्लो हो रहा है, बट रास्ते में क्या प्रेजेंट हो गए, बैरियर्स प्रेजेंट हो गए हैं, ये माउंटेन्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से अब विंड फोर्सफुली इसको ऊपर की तरफ मूव करना पड़ेगा। नाउ इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो ये फोर्सफुली अब क्या कर देगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी, और जैसे जैसे राइज करेगी टेम्परेचर डिक्रीज होगा, क्लाउड्स बनेंगे, कंडेंसेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होगी। दिस टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन इज टर्म्ड एज द ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। तो ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन जो बन रही है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन बैरियर्स है। तो मैंने आपको चार टाइप की प्रेसिपिटेशन बताई है, फर्स्ट वन इज द कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन, second is the cyclonic precipitation, third is the frontal precipitation, and the fourth one is the orographic precipitation. There are the four types of precipitation, right? तो मैंने क्या बताया आपको, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन किस वजह से होगी, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होगी। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन प्रेशर डिफरेंस की वजह से साइक्लोन्स बनते हैं, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन होगी। फ्रंटल प्रेसिपिटेशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रंट के फॉर्मेशन की वजह से या फ्रंटल प्रेसिपिटेशन आएगी। ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन जो होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द माउंटेन बैरियर्स, माउंटेन्स बैरियर्स के प्रेजेंस होने की वजह से दिस ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन हमें देखने को मिलेगी। बात समझ आ गई आपको इतनी सी। नेक्स्ट वी हैव अ प्रेसिपिटेशन। अब देखो प्रेसिपिटेशन जो होती है डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर होती है। द प्रेसिपिटेशन अकर्स इन द डिफरेंट फॉर्म्स, प्रेसिपिटेशन अकर्स इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है। जैसे फर्स्ट वन इज द रेनफॉल। फर्स्ट क्या है तुम्हारी, रेनफॉल। अब रेनफॉल कब बोलेंगे हम लोग, रेनफॉल का मतलब होगा कि जब प्रेसिपिटेशन हो रही है, लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रेसिपिटेशन हो रही है, यानी लिक्विड फॉर्म के अंदर हो रही है, तो लिक्विड के पार्टिकल साइज यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं कि द पार्टिकल साइज, लिक्विड ड्रॉपलेट साइज इज ग्रेटर देन 0.5 mm एंड लेस देन द 6 mm। अगर लिक्विड ड्रॉपलेट का साइज 0.5 से बड़ा है और 6 mm से छोटा है, देन हम बोलेंगे रेनफॉल हो रही है। अब जब भी हम रेन को बताएंगे ना, रेनफॉल हो रही है, तो उसकी इंटेंसिटी के बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया जाता है कि जब रेनफॉल हो रही है किसी पर्टिकुलर एरिया में, इट कैन बी अ लाइट रेनफॉल, इट कैन बी अ मॉडरेट रेनफॉल, इट कैन बी अ हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल इज अ मूसलाधार बारिश। तो लाइट रेनफॉल भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है और हैवी रेनफॉल भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि किस इंटेंसिटी से रेनफॉल हो रही है। तो यहां पर देखिएगा आप, रेनफॉल की इंटेंसिटी के साथ रेनफॉल को क्लासिफाई कर रहे हैं। इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल, अगर इंटेंसिटी 2.5 mm पर आवर से कम है तो हम बोलेंगे लाइट रेनफॉल है। अगर इंटेंसिटी 2.5 to 7.5 के बीच में, इंक्लूडिंग 2.5 एंड 7.5, देन वी से मॉडरेट रेनफॉल है। अगर इंटेंसिटी 7.5 से ज्यादा है देन वी से हैवी रेनफॉल है, तब हम क्या बोलेंगे, हैवी रेनफॉल है। तो बेसिकली यहां पर रेनफॉल को क्लासिफाई किया गया है एज अ लाइट रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल और हैवी रेनफॉल ऑन द बेसिस ऑफ द इंटेंसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ द इंटेंसिटी वी हैव क्लासिफाइड द रेनफॉल, लाइट रेनफॉल है, मॉडरेट रेनफॉल है या हैवी रेनफॉल है। इतने से बात हमें समझ आई है। नाउ अब सर ये इंटेंसिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इंटेंसिटी mm पर आवर। लेट अस सपोज कि 5 घंटे के अंदर बारिश होती है, लेट अस सपोज 5 घंटे के अंदर बारिश होती है 20 mm की, जस्ट एज्यूमिंग 20 mm की रेनफॉल हुई है इन 5 आवर्स। तो अगर मुझे बताना इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी में क्या लिखूंगा यहाँ पे कि 20 mm की रेनफॉल हुई है 5 आवर ड्यूरेशन में, तो दैट कम्स आउट टू बी 4 mm पर आवर, 4 mm पर आवर। सो द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल विल बी 4 mm पर आवर। तो इस इंटेंसिटी से रेनफॉल हुई है, दैट इज द 4 mm पर आवर। सो द इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल 2.5 और 7.5 के बीच में, तो अगर इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इसके बीच में है तब हम क्या बोलेंगे, मॉडरेट रेनफॉल। देन व्हाट विल वी से, मॉडरेट रेनफॉल। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे, इंटेंसिटी आपको समझ आया कि इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल कैसे बताएंगे। नाउ एवरेज प्रेसिपिटेशन की अगर हम बात करें इंडिया की जो एवरेज रेनफॉल आप कंसीडर करके चलोगे, दैट विल बी 120 सेंटीमीटर। एवरेज प्रेसिपिटेशन ऑफ इंडिया इज कम्स आउट टू बी 120 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको एक आंसर बताया है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो आप 120 सेंटीमीटर क्लिक करेंगे। नाउ नेक्स्ट वी हैव अ स्नोफॉल। अब सेकंड फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है स्नोफॉल। स्नोफॉल क्या होगी बेसिकली, अब देखो ऊपर मैंने क्या बोला था आपको, वेपर्स ऊपर जा रहे हैं, कंडेंसेशन हो रहा है। अब टेम्परेचर कम है तभी तो कंडेंसेशन हुआ, लेकिन टेम्परेचर इतना कम है कि कंडेंसेशन जैसे वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद वो कन्वर्ट हो गया सॉलिड पार्टिकल्स में। उसके बाद तुम्हारे जो पार्टिकल्स है वो किस में कन्वर्ट हो गए, सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो जैसे पार्टिकल्स सॉलिड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुए, अब वहां पे अब हम क्या देखेंगे कि जब एटमॉस्फेयर, जब ग्रेविटी की वजह से पार्टिकल्स आएंगे तो वो स्नो पार्टिकल्स आ रहे हैं, वो सॉलिड पार्टिकल्स आ रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्नोफॉल हो रही है। तो बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ आइस क्रिस्टल्स। इसमें क्या होते हैं, आइस क्रिस्टल्स होते हैं विच इज कंबाइंड फॉर्म ऑफ आइस फ्लेक्स। इनिशियली दीज फ्लेक्स हैव डेंसिटी इन द रेंज ऑफ 0.06 to 0.15 ग्राम पर cc सेंटीमीटर क्यूब।
जब स्नोफॉल होती है, आप सबने देखा होगा कि जब भी स्नोफॉल होती है स्टार्टिंग के अंदर तो बहुत ही हल्की हल्की सी स्नो होती है। हल्की स्नो का मतलब ये है कि अगर आप अपनी हथेली के ऊपर या अपने पाम के ऊपर आप स्नोफॉल को कलेक्ट भी करेंगे, एक्यूमुलेट करोगे, तो बिल्कुल ही हल्की लगेगी, बिल्कुल कॉटन टाइप आपको स्नो मिलती है। बट एज इट गोइंग टू बी एक्यूमुलेट, जैसे जैसे एक्यूमुलेट होती जाएगी एक पर्टिकुलर एरिया में, तो इसकी डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है। तो बेसिकली इसकी जो डेंसिटी है वो वेरी करती है 0.06 टू 0.15 ग्राम पर सीसी। बट क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करेंगे तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलेगा तो हम एवरेज वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं 0.1 ग्राम पर सीसी। द डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी ऑफ द स्नो इज टेकन एज 0.1 ग्राम पर सीसी, राइट। अब यहीं पे अगर मैं तुमको लिक्विड की डेंसिटी बताऊं, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, द डेंसिटी ऑफ द वाटर लिक्विड फॉर्म के अंदर, दैट इज 1 ग्राम पर सीसी। लिक्विड की डेंसिटी हम कितनी लिखते हैं, 1 ग्राम पर सीसी लिखते हैं। यहां पर एवरेज डेंसिटी ऑफ स्नो कितनी है, 0.1 ग्राम पर सीसी। इस बात का यह मतलब हुआ कि जो स्नो है उसका वेट कम होता है। स्नो का वेट क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू लिक्विड, एज कंपेयर टू लिक्विड। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी हैव अ ड्रिजल। ड्रिजल किसको बोलते हैं, ड्रिजल बोलते हैं बूंदाबांदी को। ड्रिजल किसको बोलते हैं, बूंदाबांदी को। कि जब यहाँ पे बूंदाबांदी हो रही है, ड्रिजल बोलेंगे उसको, कि ड्रिजलिंग हो रही है, ड्रिजल हो रही है। अब बूंदाबांदी का मतलब इतनी कम इंटेंसिटी से बारिश हो रही है कि हम यही बोल देंगे कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही, दोनों एक ही बराबर है। भाई बारिश हो भी रही है, नहीं भी हो रही है, इतनी कम इंटेंसिटी है रेनफॉल की। अब उसको अगर डिफाइन करना हो कि हम कैसे डिफाइन करेंगे कि रेनफॉल ये ड्रिजल है या वो रेनफॉल है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी 1 mm पर आवर से कम आ रही है देन वी से इट इज अ ड्रिजल। इफ द इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल इज लेस देन 1 mm पर आवर, तब हम क्या बोलेंगे, ड्रिजल हो रही है। जैसे एग्जांपल, मान लो 5 घंटे की बारिश हुई है, सपोज दैट 5 आवर की रेनफॉल हो रही है, और 5 घंटे के अंदर जस्ट एज्यूम करके चल रहे हैं, मान लो कि 5 घंटे में सिर्फ 5 घंटे के अंदर सिर्फ ये आप वैल्यू मान के चलो कि 5 घंटे के अंदर आपकी जो रेनफॉल हुई है वो हो रही है तुम्हारी लेट अस सपोज 3 mm की। 5 घंटे के अंदर जो बारिश हुई है वो 3 mm की रेनफॉल हुई है, तो इंटेंसिटी कितनी बता दोगे यहाँ पे, 3 डिवाइड बाई 5 यानी कितने आएगी, 0.6 mm पर आवर। तो ये आंसर आएगा 0.6 mm पर आवर। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये इंटेंसिटी आई है 5 घंटे में 3 mm की रेनफॉल हुई है, इंटेंसिटी इज लेस देन 1 mm पर आवर, तब हम इसको क्या बोलते हैं, ड्रिजल है। तो ये हम इसको क्या नाम देंगे, ड्रिजल है, राइट। तो इंटेंसिटी शुड बी लेस देन 1 mm पर आवर। और लिक्विड ड्रॉपलेट साइज इतने छोटे होते हैं, 0.5 mm से भी छोटे पार्टिकल साइज होते हैं। और जब ये इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो कई बार ना ये एयर के अंदर हमें फ्लोट होते दिखते हैं। तो कई बार इन दिस पार्टिकल्स आर सच रेंज दैट दे कैन बी सीन फ्लोटिंग इनटू द एयर। तो ये एयर में हमें फ्लोट होते हुए दिखते हैं, पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है यहाँ पे। नेक्स्ट इज द ग्लेज। नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन इज ग्लेज। अब ग्लेज क्या होती है, ग्लेज बेसिकली, ग्लेज को ना फ्रीजिंग रेन भी बोलते हैं। ग्लेज को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग रेन बोलते हैं। ये फ्रीजिंग रेन जो होती है, ये ग्लेज जो होती है, इसका मतलब क्या है कि जैसे ही बारिश हो रही है, अब देखो रेनफॉल हो रही है लिक्विड फॉर्म के अंदर, रेनफॉल जैसे एक पर्टिकुलर सरफेस के कॉन्टेक्ट में आई वो वहीं पे आके जम गई है, वहीं पे उसने आइस कोटिंग बना दी है। तो जैसे ही रेनफॉल हुई लिक्विड फॉर्म के अंदर, वो वहीं पे उसने आइस की कोटिंग बना दी है। तो ये जो आइस कोटिंग बनी एक पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर आपका कम था। यहाँ पे टेम्परेचर क्या था, कम था, 0 डिग्री सेल्सियस के अबाउट था टेम्परेचर। तो रेनफॉल हुई है, रेनफॉल हो या ड्रिजल हो, कोई भी चीज हो सकती है, इट कैन बी रेनफॉल और ड्रिजल। जैसे ही एक पर्टिकुलर सरफेस के कॉन्टेक्ट में आई, उस सरफेस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के नियर अबाउट था, तो वो वहीं पे आके आइस कोटिंग बन जाती है। इसको हम बोलते हैं ग्लेज या फ्रीजिंग रेन, इसी को हम बोलते हैं। देखो, when rain or drizzle comes in contact with cold ground at around 0 degree Celsius, the water is converted into ice coating termed as the glaze and freezing rain। या तो ग्लेज बोल दो या इसको आप बोल सकते हो फ्रीजिंग रेन बोल सकते हो। क्लियर पॉइंट। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, डायग्राम आप देख सकते हैं कि जो रेनफॉल हुई है या जो भी वाटर इसके ऊपर आया, सरफेस के ऊपर आया, वो यहीं पे आके क्या हो गया, फ्रीज हो गया। तो दिस इज द ग्लेज, दिस इज द ग्लेज एंड दिस इज द स्नोफॉल। ये क्या है, तुम्हारी स्नोफॉल है। तो आप डायग्राम से भी आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन इज स्लीट। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या है, तुम्हारी स्लीट। अब स्लीट क्या होती है, बेसिकली स्लीट की जब हम बात करते हैं, देखो स्लीट होता क्या है, कंडेंसेशन हुआ, पार्टिकल्स नीचे आ रहे हैं, तो रेनफॉल हो रही है। मैं बोल रहा हूं रेनफॉल हो रही है, बट रेनफॉल जब हो रही है किसी पर्टिकुलर क्लाउड से, जब पार्टिकल्स नीचे आ रहे हैं, रेनफॉल हो रही है, तो रास्ते में एयर का टेम्परेचर कम था, जिसकी वजह से वो पार्टिकल फ्रीज हो गए हैं। तब वो जो सरफेस पे आएंगे तो आपको लिक्विड के पार्टिकल्स भी मिलेंगे और साथ में जो फ्रीज हुए हैं पार्टिकल्स वो भी मिलेंगे, यानी आपको दोनों चीज मिलेंगी, सॉलिड पार्टिकल्स भी मिलेंगे, लिक्विड पार्टिकल्स भी मिलेंगे। इस फिनोमेना को हम स्लीट बोलते हैं। इस टाइप की रेनफॉल को हम क्या बोलते हैं, स्लीट बोलते हैं। इस टाइप की प्रेसिपिटेशन को हम क्या बोलेंगे, स्लीट बोलेंगे। तो बेसिकली स्लीट क्या होता है, इट इज अ फ्रोजन रेन ड्रॉप व्हिच इज फॉर्म्ड व्हेन रेन फॉल्स थ्रू एयर एट सब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और सब फ्रीजिंग टेम्परेचर। या तो जो रेनफॉल हो रही है किसी पर्टिकुलर, रेनफॉल जब हो रही है किसी पर्टिकुलर क्लाउड से, अगर बारिश प्रेसिपिटेशन हो रही है, पानी आ रहा है नीचे की तरफ, तो जो रेनफॉल रास्ते में एयर का टेम्परेचर कम था,
एयर का टेम्परेचर कम होने की वजह से वो पार्टिकल फ्रीज हो गए हैं, अब वही फ्रीज वाले पार्टिकल नीचे आ गए हैं। तो जब भी स्लीट होगी तो स्लीट में आपको ये पार्टिकल्स भी मिलेंगे और स्लीट में आपको लिक्विड पार्टिकल्स भी मिलते हैं। तो दिस इज द स्लीट। क्लियर अपन जनरली आपको देखने को मिलती है, जिसको आप ओले बोलते हो कि ओले गिर रहे हैं, तो बेसिकली दैट इज अ स्लीट। इसको हम क्या बोलते हैं? स्लीट बोलते हैं। जब हम ओले की बात करते हैं कि हेल, वो होता है हेल आपका। हेल बेसिकली, हेल में होता क्या है कि ये इरेगुलर साइज पार्टिकल्स होते हैं। हेल के अंदर ये इरेगुलर साइज पार्टिकल्स होते हैं, दे कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म्स ए लंप ऑफ साइज ग्रेटर देन 8 mm। ये इरेगुलर जो आइस के पार्टिकल्स हैं ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं और ये एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, एक बड़ा स्नो पार्टिकल बनाते हैं जिसका साइज 8 mm से ज्यादा होता है। जिसका साइज क्या होता है? 8 mm से ज्यादा होता है। इसको हम क्या बोल देते हैं? हेल। इसको हम हेल बोलते हैं। बेसिकली जब भी हेल होगा तो पार्टिकल का साइज 8 mm से बड़ा होगा। तो अगर वही पार्टिकल्स आ रहे हैं जिसका साइज 8 mm से बड़े ज्यादा है, तभी हम क्या बोलेंगे? हेल बोलेंगे। तो देयर आर द 6 फॉर्म्स ऑफ द प्रेसिपिटेशन। यहाँ पे 6 फॉर्म है प्रेसिपिटेशन की, देयर आर 6 फॉर्म्स ऑफ द प्रेसिपिटेशन। क्लियर पॉइंट? तो मैंने आपको क्या क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि भाई पहले प्रेसिपिटेशन क्या होती है, प्रेसिपिटेशन को आपको डिफाइन करके दिया कि प्रेसिपिटेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस टू फॉर्म द प्रेसिपिटेशंस। फेवरेबल कंडीशंस मैंने आपको बताई, कंडेंसेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन के बारे में बताया, कितनी टाइप की प्रेसिपिटेशन होती है, कौन कौन सी टाइप की प्रेसिपिटेशन है, कन्वेक्टिव है, साइक्लोनिक है, ओरोग्राफिक है, फ्रंटल है, फिर किस किस फॉर्म की प्रेसिपिटेशन होती है। अगर मैं यहां तक जो जो चीजें हमने यहाँ पे लिखी है इन सब को कंबाइन करें, दैट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर द 10 मार्क्स और 15 मार्क्स। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन बना सकते हैं यहाँ पे। तो आपका ये आंसर यहाँ पे हो गया। तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब आए अपने पास तो आप इस तरीके से इसको अप्रोच करके चलेंगे। नाउ आई एम कमिंग टू दी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कि अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो हाउ विल वी प्रोसीड। तो उसके पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूं, दैट इज द डिजाइनिंग ऑफ द रेन गेज नेटवर्क। एक क्वेश्चन मैं उसके ऊपर लेकर आया हूं, डिजाइनिंग ऑफ द रेन गेज नेटवर्क क्या मतलब क्या होता है। नाउ डिजाइनिंग की जब हम बात करेंगे रेन गेज नेटवर्क की, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस डिजाइनिंग? डिजाइनिंग ऑफ रेन गेज नेटवर्क का मतलब क्या है? देखो होता क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, लेट अस सपोज कि ये एक पर्टिकुलर क्लाउड है, ये एक पर्टिकुलर क्लाउड है, दिस इज द पर्टिकुलर क्लाउड, और इस क्लाउड से प्रेसिपिटेशन हो रही है एक पर्टिकुलर एरिया में। ये पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया के अंदर बारिश हो रही है, इस एरिया के अंदर इस क्लाउड की वजह से बारिश हो रही है, राइट। अब हमें करना क्या है कि मैंने यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जिसको आप सब जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको? रेन गेज। एक इंस्ट्रूमेंट हमने लगाया जिसको हमने क्या नाम दे दिया? रेन गेज। तो अगर मैंने एक रेन गेज यहाँ लगाया और मैं आपको ये बात बोलूं अगर कि एक ही रेन गेज मैं बोल रहा हूं ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरे एरिया की रेनफॉल को या इस पूरे क्लाउड की रेनफॉल को, इस पूरे क्लाउड की वजह से जो भी रेनफॉल हुई है इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पूरे एरिया की रेनफॉल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रेन गेज मैंने लगाया है। ये बात कुछ हजम सी नहीं हुई, ये बात कुछ डाइजेस्ट नहीं हुई यार, एक रेन गेज कैसे पूरे एरिया की रेनफॉल को रिप्रेजेंट कर सकता है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे नंबर ऑफ रेन गेज लगाने पड़ेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रेन गेज की बात करेंगे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रेन गेज शुड बी इंस्टॉल्ड, हाउ मेनी नंबर ऑफ रेन गेज शुड बी इंस्टॉल्ड। हमें कितने नंबर ऑफ रेन गेज लगाने चाहिए ताकि वो पूरे एरिया की रेनफॉल को, पूरे एरिया की रेनफॉल को रिप्रेजेंट कर सके। क्लियर है? इसी को क्या बोलते हैं? डिजाइनिंग। यार यू आर गोइंग टू डिजाइन द हाउ मेनी नंबर ऑफ रेन गेज यू आर गोइंग टू बी इंस्टॉल्ड इन एनी कैचमेंट एरिया। इसी को क्या बोलते हैं? डिजाइनिंग। सो द डिजाइनिंग ऑफ द रेन गेज नेटवर्क इज एज फॉलो। अब डिजाइनिंग करनी कैसे है, अब डिजाइनिंग करेंगे कैसे? नाउ अगेन कॉमन सेंस क्वेश्चन, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक बात बताओ, अगर मुझे यहां पर 100% एक्यूरेसी से काम करना है, अगर मुझे यहां पे 100% एक्यूरेसी से काम करना है और मैं आपको बोलूं कि मुझे एरर अपने रिजल्ट में 0% चाहिए, तो मुझे अगर एरर 0% चाहिए तो मैं क्या करूंगा, पूरे एरिया को, इस पूरे एरिया को रेन गेज से भर दूंगा। इस पूरे एरिया में मैं रेन गेज लगा दूंगा। तो जैसे मैंने पूरे एरिया में रेन गेज लगाए तो जितनी भी बारिश हुई इस एरिया के अंदर वो सारी की सारी बारिश को मैंने एक रेन गेज में कलेक्ट कर लिया। जितनी भी बारिश हुई इस एरिया में मैंने वो सारी की सारी बारिश को रेन गेजेस में कलेक्ट कर लिया है। और सारी रेन गेजेस में कलेक्ट करने के बाद मैं आपको रिजल्ट बताऊं कि दिस इज द रिजल्ट ड्यू टू दिस रेनफॉल, देन आई विल गेट द 100% एक्यूरेसी रिजल्ट, क्योंकि मैंने सारी रेनफॉल को क्या कर लिया है, कलेक्ट कर लिया है। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम, व्हाई? क्योंकि आप ऐसा कर ही नहीं पाओगे, दिस इज इम्पॉसिबल फॉर अस कि आप पूरे एरिया को कैचमेंट से, पूरे एरिया को आप रेन गेजेस से भर दो। ऐसे केस में नंबर ऑफ रेन गेजेस कितने आएंगे? देयर आर बी इनफाइनाइट रेन गेजेस, इनफाइनाइट रेन गेज विल बी देयर। सो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम पूरे एरिया में क्या कर दे, रेन गेज, पूरे एरिया को रेन गेजेस से भर दे। फिर नाउ अगेन प्रॉब्लम इज देयर, सो व्हाट शुड वी डू? तो उस केस में अब हम करते क्या है, हमें ये चीज पता है कि ठीक है कि रेन गेजेस जितने ज्यादा होंगे एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी, एरर उतने ही कम आएंगे। रेन गेजेस जितने कम होंगे एक्यूरेसी उतनी ही कम होगी, एरर उतना ही ज्यादा आएगा। दैट मींस द नंबर ऑफ रेन गेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द allowable error, number of rain gauges inversely proportional to errors। तो नंबर ऑफ रेन गेजेस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए? एरर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल
हो गए हैं। तो जितने ज्यादा रेन गेजेस लगेंगे उतना ही कम एरर आएगा, जितने कम रेन गेज लगाओगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा एरर आएगा। नाउ क्वेश्चन इज दिस, सर एरर किस में आया, एरर किस क्वांटिटी में आ रहा है? तो बेसिकली आपने जब इस एरिया में रेन गेजेस लगाए हैं, वो एरिया में मान लो आपने 5 रेन गेजेस लगाए, जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, आपने इस एरिया में लेट अस सपोज 5 रेन गेज लगाए, ठीक है सर, वी हैव इंस्टॉल्ड द 5 रेन गेजेस इन अ पर्टिकुलर एरिया। अब ये 5 रेन गेज लगाने के बाद आप आंसर क्या दे रहे हैं, आप इन 5 रेन गेज की रीडिंग से पूरे एरिया की रेनफॉल बता दे रहे हैं। आप इन 5 रेन गेज की रीडिंग से पूरे एरिया की रेनफॉल, पूरे एरिया की रीडिंग बता दे रहे हैं कि पूरे एरिया की एवरेज रेनफॉल ये है। नाउ अब जैसे ही आपने 5 रेन गेज की हेल्प ली पूरे एरिया की रेनफॉल को बताने के लिए, इसका मतलब यहां पे क्या हुआ, आपके कोई आंसर में एरर है क्योंकि आप रेन गेज कम ले रहे हैं। फिर सेकंड केस में आपने किया कि चलो हम ऐसा करते हैं 20 नंबर ऑफ रेन गेज की बात करते हैं, हम पूरे एरिया में 20 रेन गेजेस लगा देते हैं। अब अगेन 20 रेन गेज लगाने के बाद आप पूरे एरिया की एवरेज रेनफॉल निकाल दे रहे हैं। Now in that case also you have certain value of error, but now this time the error will be lesser than this value। यहां पर एरर ज्यादा आएगा, इस 5 नंबर ऑफ रेन गेजेस से जो आपने एवरेज रेनफॉल बताई है उसमें एरर आने के चांसेस ज्यादा हैं। 20 नंबर ऑफ रेन गेजेस से जो आपने एवरेज रेनफॉल बताई है उसमें एरर आने के चांसेस कंपैरेटिवली कम हो गए हैं। क्लियर पॉइंट? तो नंबर ऑफ रेन गेजेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरर। कौन सा एरर है ये? दैट एरर जो एरर आया है किस में आया है? To find the in estimation of the average rainfall, in estimation of the average rainfall, तो एवरेज रेनफॉल की एस्टिमेशन में जो ये एरर है दैट इज द एप्सिलॉन, उसी को हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं। तो एप्सिलॉन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया? देखो एप्सिलॉन तो नंबर ऑफ, ये स्टैटिस्टिकल अप्रोच है, नंबर ऑफ रेन गेजेस कितने लगाएंगे, हम यहाँ पे स्टैटिस्टिकल अप्रोच लेकर चल रहे हैं। तो नंबर ऑफ रेन गेजेस जैसे अभी मैंने बताया दैट नंबर ऑफ रेन गेजेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरर, दैट अलाउएबल परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ मीन रेनफॉल for the existing set of rain gauges, the allowable percentage error in the estimation of the mean rainfall for the existing set of rain gauges। तो जितने भी rain gauges at present लगे हुए हैं, जितने भी rain gauges at present लगे हुए हैं, it can be 5, it can be 20, it can be 30, it may be anything। तो at present इस particular catchment area में जितने भी number of rain gauges आप लोगों ने लगाए हुए हैं, तो इन नंबर ऑफ रेन गेजेस के कोरस्पोंडिंग आपने क्या कैलकुलेट किया हुआ है, मीन रेनफॉल कैलकुलेट किया है। आपने क्या कैलकुलेट किया हुआ है, इनके कोरस्पोंडिंग मीन रेनफॉल कैलकुलेट किया हुआ है। तो इस मीन रेनफॉल में भी, इस मीन रेनफॉल की कैलकुलेशन में सर्टेन एरर इज देयर। सो अलाउएबल परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ मीन रेनफॉल फॉर द एग्जिस्टिंग सेट ऑफ रेन गेजेस, तो ये आपका एरर हो जाएगा। क्लियर पॉइंट? सिंस अभी मैंने आपको बताया कि अगर मुझे 0% एरर क्रिएट करना है तो 100% एक्यूरेसी चाहिए, तो मुझे इस एरिया में नंबर ऑफ रेन गेज कितने लगाने पड़ेंगे, इनफाइनाइट। दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। फिर हम करते गए कि हम कुछ एरर को अलाउ करके चल रहे हैं, वी आर टेकिंग सम एरर, वी आर अलाउइंग सम एरर, कि ठीक है वी आर टेकिंग लाइक 5% एरर, वी आर कंसीडरिंग द 10% एरर इन आवर एस्टिमेट इन द कैलकुलेशन ऑफ मीन रेनफॉल डाटा। सो कुछ एरर हम अलाउ करके चल रहे हैं, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, अलाउएबल परसेंटेज एरर in the estimation of mean rainfall for the existing set of rain gauges। I hope this concept is clear for you that n is inversely proportional to epsilon r, right? Now the second parameter here, second parameter we have is the coefficient of variation। the second parameter जो है हमारे पास वो है तुम्हारे पास coefficient of variation, that's CV। अब ये coefficient of variation क्या होता है? coefficient of variation basically आपका इससे एक सिमिलर वर्ड एक और होता है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं, सिंबलाइज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो अगर आपने कोई टेस्ट परफॉर्म किया है, लेट अस सपोज कि आपने कंक्रीट के टेस्ट परफॉर्म किए हैं, कंक्रीट के क्यूब बनाए हैं आपने, और आपने 10 कंक्रीट के क्यूब बनाए, 10 क्यूब की आपने टेस्टिंग की है, तो आपने हर केस में सेम इंग्रेडिएंट यूज किए हैं, सेम मोल्ड आपने यूज किया है, सेम टेम्परेचर कंडीशन आपने मेंटेन करके रखा हुआ है, ह्यूमिडिटी कंडीशन आपने सेम मेंटेन करके रखा हुआ है, एवरीथिंग आप हर चीज को सेम मेंटेन करके रख रहे हैं, बट उसके बाद भी 10 क्यूब की रिजल्ट जो मिलेगी, 10 क्यूब की जो स्ट्रेंथ मिलती है वो आपको सेम नहीं मिलती है। इसमें भी वेरिएशन आता है, यस और नो, इसमें भी वेरिएशन आता है। नाउ अब इसमें लेट अस सपोज कि इसमें जो वेरिएशन आया कम आया, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बना, आपका ग्राफ ऐसा बना, यानी मीन वैल्यू के रिस्पेक्ट में जो इंडिविजुअल रिजल्ट है वो बहुत ही वेरिएशन बहुत कम है उसमें, मीन वैल्यू के रिस्पेक्ट में इंडिविजुअल रिजल्ट का जो वेरिएशन है बहुत ही कम है। सेकंड केस में आपने क्या किया, सेकंड केस आप या आपका कोई फ्रेंड है वो आया टेस्ट करने के लिए, 10 क्यूब की टेस्टिंग की ना, उसने कंडीशंस चेंज की, उसने हर टाइम पे इंग्रेडिएंट भी अलग अलग किए, सेम इंग्रेडिएंट को मेंटेन नहीं रखा, उसने यूनिफॉर्म मिक्सचर ना बना के नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाया, ज्यादा नॉन यूनिफॉर्मिटी लेकर आ रहा है, तो उसकी वजह से जो यहां पर ग्राफ बना वो कुछ इस टाइप का बना।
तो सेकंड वाले केस में हुआ क्या कि मीन के रिस्पेक्ट में इंडिविजुअल क्वांटिटी का जो वेरिएशन है वो क्या है, ज्यादा आ गया है। मीन के रिस्पेक्ट में इंडिविजुअल रिजल्ट का जो वेरिएशन है वो क्या मिल रहा है आपको, ज्यादा मिल रहा है। तो जब मीन के रिस्पेक्ट में इंडिविजुअल रिजल्ट का वेरिएशन इंडिविजुअल रिजल्ट आपका वेरिएशन आपको ज्यादा मिल रहा है, अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, दोनों ने मीन का आंसर दिया है, एक सेकंड वाला केस मीन का आंसर दे रहा है, एक फर्स्ट वाला केस मीन का आंसर दे रहा है, वेरिएशन किसमें ज्यादा है, सेकंड वाले केस में वेरिएशन ज्यादा है। डेविएशन किसमें ज्यादा है, सेकंड वाले केस में डेविएशन ज्यादा है। तो बेसिकली सिग्मा आपको क्या बताता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये डेविएशन बताता है कि मीन के रिस्पेक्ट में इंडिविजुअल डाटा कितना वेरी कर रहा है, तो ये आपको बताएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर किसी रिजल्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा आ रहा है, किसी रिजल्ट में अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब उस रिजल्ट की जो रिलायबिलिटी है वो उतनी ही कम हो जाएगी, यानी उसमें अंदर एरर ज्यादा होगा। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर किसी रिजल्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन कम आ रहा है, इसका मतलब उस रिजल्ट की रिलायबिलिटी ज्यादा है, उस रिजल्ट की प्रिसीजन ज्यादा है, उस रिजल्ट की जो एरर है वो भी कम है। यू कैन से लाइक दैट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर हम बात करें, बेसिकली अगर सिग्मा की वैल्यू ज्यादा होगी, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज मोर, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा तो मीन के रिस्पेक्ट में जो इंडिविजुअल डाटा का वेरिएशन होगा वो ज्यादा निकल कर आता है, राइट। अब हम यहां पे बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब सिमिलर ऑन द सेम सेंस वी हैव वन मोर पैरामीटर, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बेसिकली होता है क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम यूज करते हैं जब हमारे पास अलग अलग सेट होते हैं, जब हम अलग अलग सेट, जैसे अभी आपके पास दो सेट है, एक सेट स्टूडेंट 1 का है जिसने अपने रिजल्ट लगाए, दूसरा सेट आपके पास सेकंड स्टूडेंट का है जिसने अपने रिजल्ट बताए हैं। तो फर्स्ट स्टूडेंट के कोरस्पोंडिंग एक मीन वैल्यू आई है, सेकंड स्टूडेंट के कोरस्पोंडिंग भी एक मीन वैल्यू आई है। लेट अस सपोज कि आपके पास 10 सेट है, लेट अस सपोज कि आपके पास 10 सेट है, तो आपके पास 10 सेट है। नाउ आप अब इन 10 सेट में वेरिएशन देख रहे हैं, अब आप इन 10 सेट के अंदर वेरिएशन देख रहे हैं कि इन 10 सेट में वेरिएशन ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है। अगर इन 10 सेट के अंदर वेरिएशन कम आ रहा है, मींस यू विल से CV वैल्यू विल बी लेस। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको बता रहा है डिफरेंट सेट्स में कितना वेरिएशन आया है, डिफरेंट सेट्स में कितना वेरिएशन आ रहा है, ये आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताएगा। बात समझ आ रही है आपको। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली ये वेरिएशन बताता है। अब अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि यहां पर हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कैसे यूज करेंगे। तो जब हम यहां पे बात करते हैं अपने कॉन्सेप्ट में, क्योंकि हमने क्या लगाए हुए, एक पर्टिकुलर एरिया में रेन गेजेस लगाए हुए हैं, तो ये आपके पास कैचमेंट एरिया है और आपने यहाँ पे क्या इंस्टॉल किए हुए हैं, रेन गेजेस। यू हैव इंस्टॉल्ड द नंबर ऑफ रेन गेजेस हियर, आपने यहाँ पे नंबर ऑफ रेन गेजेस को इंस्टॉल किया हुआ है। तो जब आपने यहाँ पे रेन गेजेस को इंस्टॉल किया हुआ है, आपने जब यहाँ पे नंबर ऑफ रेन गेजेस को इंस्टॉल किया हुआ है, तो इस रेन गेजेस के कोरस्पोंडिंग आपको आज एक वैल्यूज मिली, एक एवरेज रेनफॉल मिली। लेट अस सपोज कि आपको आंसर मिल रहा है 50 सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट टाइम रेनफॉल इस एरिया के अंदर आपको नेक्स्ट टाइम जो आंसर मिला, लेट अस सपोज 55 सेंटीमीटर। नेक्स्ट टाइम फिर रेनफॉल हुई, आपको आंसर मिला 45 सेंटीमीटर। फिर से बारिश हुई, आपको आंसर मिल रहा है 52 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब सारी की सारी वैल्यूज एक दूसरे के पास पास आ रही है, दैट मींस द वेरिएशन इज वेरी लेस। इन हर सेट के अंदर, हर सेट की रीडिंग्स में जो वेरिएशन है वो बहुत ही कम निकल कर आ रहा है। इसका मतलब CV यहाँ पे बहुत ही कम है, CV वैल्यू कम है। बट लेट अस सपोज कि अब आने कुछ टाइम के बाद ऐसा देखने को मिला हमें कि यहाँ पे रीडिंग अब 70 सेंटीमीटर आ रही है। Now the reading comes out here 90 centimeter. Now the reading comes out here 100 centimeter. Now what will you say? Now what will you comment on this reading? Now you will say, sir, now this time जो अभी आप रीडिंग देख रहे हैं वो पहले के कंपैरेटिवली कुछ और थी, अब रीडिंग कुछ और आ रही है। Now this time the variation is more. इन सेट्स में जो वेरिएशन आया अब की बार क्या आ गया, ज्यादा आ गया। अगर इन सेट्स में वेरिएशन ज्यादा आया, नाउ यू विल से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज मोर। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है आपका, ज्यादा है। अगर मुझे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कम करना है, अगर मुझे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कम करना है तो आप क्या करो, अब ध्यान से देखना। अब आपने बोला कि सर वेरिएशन यहाँ पे क्या है, ज्यादा आया। तो सिमिलरली अगर मैं क्या चाहता हूं कि इस वेरिएशन को कम करना चाहता हूं, तो ये मेरे को इंडिकेट कर रहा है कि आपको नंबर ऑफ रेन गेजेस ज्यादा लगाने पड़ेंगे। क्यों मैं नंबर ऑफ रेन गेजेस के ऊपर आया हूं, रीजन क्या है, क्योंकि मैंने पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने 9 रेन गेजेस लगाए हुए। पहले 9 रेन गेज ये रीडिंग्स दे रहे थे, अब 9 रेन गेज मेरे को ये वाली रीडिंग्स दे रहे हैं। इसका मतलब अब रीडिंग्स ज्यादा आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अब की बार मेरे सेट्स में वेरिएशन ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरे सेट्स में वेरिएशन ज्यादा आया है तो जितने रेन गेजेस मैंने लगाए हुए हैं अब वो सफिशिएंट नहीं है, वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि रिजल्ट में वेरिएशन ज्यादा आया है। तो जितना ज्यादा वेरिएशन आएगा अब मुझे क्या करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ रेन गेजेस भी ज्यादा लगाने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेजेस लगाऊंगा। अब मैं एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेजेस लगाऊंगा। नाउ आई विल चेक कि अब वेरिएशन कितना ज्यादा आएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब बारिश होगी तो हम चेक करेंगे कितना वेरिएशन अभी भी आ रहा है। क्लियर पॉइंट। तो इसलिए यहां पे क्या समझ आया कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यहां पे ज्यादा आता है तो आपको नंबर ऑफ रेन गेजेस ज्यादा लगाने पड़ेंगे। अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आता है तो आपको नंबर ऑफ रेन गेजेस भी कम लगाने पड़ेंगे। सो द n विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन।
ये बात हमें समझ आ गई है। सो नंबर ऑफ रेन गेजेस की जब हम बात करेंगे, सो नंबर ऑफ रेन गेजेस विल बी, अब यहाँ पे फॉर्मूला बन गया आपका। तो नंबर ऑफ रेन गेजेस क्या होता है, CV बाय एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। स्टैटिस्टिकल अप्रोच लगा रहे हैं तो नंबर ऑफ रेन गेजेस जो बनेगा आपका CV बाय एप्सिलॉन का होल स्क्वायर बन जाता है, ये वाला फॉर्मूला। अब CV कैसे निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन परसेंटेज। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किस में लिखेंगे, परसेंटेज में लिखेंगे, फॉर एग्जिस्टिंग सेट ऑफ रेन गेजेस। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन चेक किस में कर रहे हो, जो एग्जिस्टिंग सेट ऑफ रेन गेजेस है उनमें आप चेक कर रहे हो कि कितना आपका वेरिएशन आ रहा है। और अलाउबल एरर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। नाउ इफ मोर एरर इज परमिटेड, नाउ यहां पे एक पॉइंट है, इफ मोर एरर इज परमिटेड देन लेस नंबर ऑफ स्टेशंस आर रिक्वायर्ड। अगर आप ज्यादा एरर को अलाउ करके चल रहे हो, कि ज्यादा एरर है, अगर आप ज्यादा एरर को अलाउ करके चल रहे हो तो इसका मतलब लेस नंबर ऑफ स्टेशंस आर रिक्वायर्ड, कम स्टेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप लेस एरर को परमिट कर रहे हो तो इसका मतलब मोर नंबर ऑफ स्टेशंस आर रिक्वायर्ड। अगर आप कम एरर को परमिट कर रहे हो तो इस बात का मतलब क्या है कि आपको नंबर ऑफ स्टेशंस ज्यादा लगाने पड़ेंगे। द मोर नंबर ऑफ स्टेशंस आर रिक्वायर्ड, तो आपको ज्यादा स्टेशंस लगाने पड़ेंगे। Now if results obtained by existing रेन गेज स्टेशन is similar, अगर सारे रेन गेज स्टेशन से आपको रिजल्ट सिमिलर मिल रहे हैं, देन नंबर ऑफ एडिशनल रेन गेजेस रिक्वायर्ड वुड बी लेस। तो नंबर ऑफ रेन गेजेस उस केस में क्या लगाने पड़ेंगे, कम लगाने पड़ेंगे। क्लियर है। नाउ CV की वैल्यू निकालेंगे कैसे, CV के लिए फॉर्मूला है सिग्मा बाई P बार मल्टीप्लाई 100। P बार आपकी मीन रेनफॉल हो जाएगी, P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन, Pn डिवाइड बाई n। P बार हो जाएगा और सिग्मा हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ P1 Pi माइनस P बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस 1। या तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो या आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, अंडर रूट n बाई n माइनस 1 इंटू में Pi का स्क्वायर का बार माइनस का P बार का स्क्वायर। अब ये Pi स्क्वायर का बार का मतलब क्या है, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ प्रेसिपिटेशन, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ प्रेसिपिटेशन, कि स्क्वायर ऑफ प्रेसिपिटेशन का मीन लेना है, Pi स्क्वायर का बार लेना है। तो P1 स्क्वायर कैसे निकालेंगे, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस P3 स्क्वायर प्लस Pn, सो Pn स्क्वायर डिवाइड बाई n। तो ऐसे हम निकाल देंगे P बार का स्क्वायर, P स्क्वायर का बार, फिर माइनस का P बार तो आप निकाल चुके हो, P बार आपके पास ये है, तो उसके बाद इसका स्क्वायर कर देना। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। अब नाउ अभी मान लो यहां से आपने नंबर ऑफ ऑप्टिमम रेन गेजेस लगा दिए, तो लेट अस सपोज कि आपने 6 रेन गेजेस यूज कर रहे थे, 6 रेन गेजेस यूज कर रहे थे, तो अभी 6 रेन गेजेस जो आप यूज कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा। तो जो भी एरर अभी 6 रेन गेजेस, एग्जिस्टिंग सेट ऑफ रेन गेजेस के कोरस्पोंडिंग जो भी एरर आ रहा है, आप उसको क्या नाम देते हैं, स्टैंडर्ड एरर। आप उसको क्या बोल दोगे, स्टैंडर्ड एरर। अभी जो भी एरर आएगा हम उसको क्या नाम देते हैं, स्टैंडर्ड एरर या एक्चुअल एरर, तो हम उसको बोलते हैं एक्चुअल एरर। तो एग्जिस्टिंग सेट ऑफ रेन गेजेस के कोरस्पोंडिंग, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ रेन गेज के कोरस्पोंडिंग जो भी एरर आप निकालोगे, आप उसको क्या नाम दोगे, स्टैंडर्ड एरर। कैसे निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला अभी बताया, n इक्वल टू CV बाई एप्सिलॉन का होल स्क्वायर होता है। आप ये निकालना चाहते हैं दिस एरर, बट n कौन सा यूज करोगे, जो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ रेन गेजेस है। तो CV बाई n एप्सिलॉन का स्क्वायर रूट करोगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, तो दैट कम्स आउट टू बी स्टैंडर्ड एरर और एक्चुअल एरर। इसको हम बोल देंगे स्टैंडर्ड एरर और एक्चुअल एरर बोल देंगे। क्लियर है। अब देखो इसके ऊपर मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं। बेसिकली मैंने कॉन्सेप्ट जो आपको बताया, ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बताया। अब ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन का डाटा देखिएगा। क्वेश्चन में डाटा क्या गिवन है, ए कैचमेंट एज द फिक्स्ड रेन गेज स्टेशन इन अ पर्टिकुलर ईयर, द एनुअल रेनफॉल रिकॉर्डेड बाय द डिफरेंट रेन गेजेस। तो आपको निकालना क्या है, ये सारी वैल्यूज है, स्टेशन गिवन है, उसकी रेनफॉल की रीडिंग्स गिवन है। आपको पूछा गया व्हाट इज द परसेंटेज एरर फॉर द गिवन डाटा। गिवन डाटा में परसेंटेज एरर कितना है ये आपको कैलकुलेट करना है। अगेन परसेंटेज एरर पूछा गया गिवन डाटा के लिए, तो कितना गिवन डाटा है, गिवन डाटा जो भी है, गिवन नंबर ऑफ स्टेशन जितने भी लगे हुए हैं उसमें कितना परसेंट एरर आया हुआ है। तो फॉर्मूला विल बी एप्सिलॉन विल बी CV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिवाइड बाय अंडर रूट n। नंबर ऑफ रेन गेजेस कितने हैं, A B C D E F, देयर आर 6 नंबर ऑफ रेन गेजेस, तो CV डिवाइड बाय अंडर रूट 6। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे। अब यहाँ पे जब आंसर आएगा तो आपको CV चाहिए होगा। CV कैसे निकालेंगे भाई, पूछ रहा है ना परसेंटेज एरर फॉर द गिवन डाटा, गिवन डाटा के लिए कितना परसेंटेज एरर है। तो देखो क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे पेपर के अंदर, जब आप सोल्व करेंगे तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, सॉल्यूशन नंबर 1। तो आप लिखोगे सॉल्यूशन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट का परसेंटेज एरर फॉर द गिवन डाटा, परसेंटेज एरर फॉर गिवन डाटा, परसेंटेज एरर फॉर गिवन डाटा विल बी इक्वल टू परसेंटेज एरर। तो ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा देंगे, CV डिवाइड बाय अंडर रूट n, वेयर n is equals to number of existing rain gauges, n is equals to number of existing rain gauges, where n is equals to number of existing rain gauges। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग रेन गेज है तुम्हारे पास। और CV क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको CV क्या होता है, जो अभी मैंने आपको ऊपर स्लाइड्स दिखाई थी एज इट इज आप कॉपी पेस्ट करेंगे वहां से कि CV क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आता है। ये क्या बताता है, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आप लिख देंगे यहाँ पे कि फॉर्मूला कैसे निकालो, सिग्मा डिवाइडेड बाय P बार मल्टीप्लाई 100। आप यहाँ से ऐसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसका लिख देते हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। अब सिग्मा निकालना है, सिग्मा का फॉर्मूला लिखाओ नीचे, फिर नीचे सिग्मा का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ n डिवाइड बाय n माइनस का 1 इंटू में Pi स्क्वेयर का बार माइनस का P बार का स्क्वेयर, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो स्क्वेयर ऑफ मीन ऑफ स्क्वेयर ऑफ प्रेसिपिटेशन माइनस का
स्क्वायर ऑफ मीन, तो मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ प्रेसिपिटेशन कर दो, पी आई बार का स्क्वायर करना है तो पी आई स्क्वायर का बार, पी आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू लेनी है, तो जितनी भी वैल्यूज हैं इन सब का एवरेज करना है। कैसे करोगे, स्क्वायर के एवरेज 82.6 का स्क्वायर करोगे एंड सो ऑन, लास्ट वैल्यू 136.7, सारी वैल्यूज को जोड़ोगे स्क्वायर के साथ, 136.7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जितनी वैल्यूज हैं, जितने स्टेशन है, डिवाइड बाय 6 कर दोगे। अब ये वैल्यू मैंने सोल्व करके रखी हुई है, तो आप यहाँ पे जब सोल्व करके आंसर देखेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा यहाँ पे 15088, यहाँ पे जब सोल्व करके आंसर मिलेगा आपको 15088.99 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.99 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे ये वाला आपको आंसर मिल जाएगा। तो पी आई स्क्वायर का बार का आंसर आ गया। अब आपको निकालना क्या है, पी बार का स्क्वायर निकालना है। तो पहले तो पी बार निकाल दो। पी बार सिंपली कैसे निकालोगे, सिंपली मीन लेना आपकी बार, तो 82.6 सिंपल लिखना है एंड सो ऑन 136.7 एंड सो ऑन 136.7 डिवाइडेड बाय 6 कर दोगे, डिवाइडेड बाय 6 कर दोगे। तो यहां पर मैंने पी बार भी निकाला होगा और पी बार की जो वैल्यू आई है दैट विल बी 118.6 सेंटीमीटर, 118.6 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास पी बार भी आया होगा, दिस इज द पी बार 118.6 सेंटीमीटर। अब पी बार भी आपके पास 118.6 सेंटीमीटर और आपके पास दूसरा क्या पी आई स्क्वायर का बार भी है, तो दोनों वैल्यूज आ गई हैं। अच्छा ये पी बार है, सॉरी पी बार का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो पी बार का स्क्वायर करो, तो पी बार का स्क्वायर फिर आप ये लिखेंगे पी बार का स्क्वायर, और ये भी मैंने किया हुआ है, तो ये वैल्यू आएगी 14065.96, 14065.96, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, पी बार का स्क्वायर भी कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने पी बार का स्क्वायर भी कर दिया, बस वैल्यू पुटअप करो। तो जब वैल्यू पुटअप करोगे तो मैं आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर दूं डायरेक्टली। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिग्मा बाई पी बार मल्टीप्लाई 100 करके, तो जो आपको ये रिजल्ट मिलेगा 35.036 मिलेगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द सीवी, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका 35.036, तो ये आपका सीवी आ जाएगा। अब सीवी आ गया, सीवी की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो, तो एप्सिलॉन की वैल्यू अगर आप निकालोगे यहाँ पे, तो एक्चुअल एरर जो आप निकालोगे यहाँ पे दैट विल बी, सीवी की वैल्यू कितनी है 35.036 डिवाइडेड बाय √6 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 सॉरी मल्टीप्लाई 100 कर, अच्छा एक मिनट रुको, सीवी की वैल्यू नहीं आई अभी हमें, ये जो वैल्यू हमने निकाली है सिग्मा की है, सॉरी एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे एरर हो गया है। यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है 35.036 ये सिग्मा की वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू दी सिग्मा। सिग्मा को डिवाइड करोगे 118.6 से और मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो सीवी की जो वैल्यू आएगी वो निकल कर आएगी 29.54। सीवी की वैल्यू ये निकल कर आएगी परसेंटेज में, दिस इज द 29.54, ये सीवी की वैल्यू ये निकल कर आएगी। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दो, तो हम यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुटअप करूंगा तो एप्सिलॉन का आंसर आ जाएगा 29.54 डिवाइड बाय √6, तो यहाँ से जब आंसर आएगा दैट विल 12.05%, तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा 12.05%। क्लियर है पॉइंट, तो ये तुम्हें आंसर मिलेगा 12.05%। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। तो आपको एक पूरा लिखना है जो चीज मैंने आपको बताई है, तभी आपको नंबर मिलेंगे पूरा लिखने के बाद। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन में बोला गया फॉर अ 10% ऑफ एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ मीन रेनफॉल फाइंड आउट द ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस। For the 10% error in the estimation of mean rainfall, find out the optimum number of rain gauges। अब आपसे बोला गया है, देखो पहले केस में जो एरर आया वो 12.05% का है, पहले केस के अंदर जो एरर आया 12.05% का एरर आया पहले केस के अंदर। अब आपसे क्या पूछा गया है कि ये बोला गया कि अगर 10% का एरर आप अलाउ करके चलेंगे, अगर आप 10% का एरर अलाउ करके चल रहे हैं तो बताओ एस्टिमेशन ऑफ मीन रेनफॉल में कितने नंबर ऑफ रेन गेजेस आपको लगाने पड़ेंगे। तो फॉर द एस्टिमेशन ऑफ मीन रेनफॉल हाउ मेनी नंबर ऑफ रेन गेजेस यू आर टू बी इंस्टॉल्ड। तो नंबर ऑफ रेन गेजेस निकालने का फॉर्मूला क्या है, सीवी डिवाइड बाय एप्सिलॉन का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है। सीवी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वो आप निकाल चुके ऑलरेडी, कितना आया था 29.54, 29.54 डिवाइड बाय आपके पास गिवन कितना है 10, इसका स्क्वायर करो, तो आंसर जो आएगा इसमें सोल्व करने के बाद, इसको सोल्व करने के बाद आंसर आएगा 8.73। तो अब 8.73 तो रेन गेज नहीं लगा सकते, तो वी विल इंस्टॉल द रेन गेज 9, नंबर ऑफ रेन गेज हम कितने लगाएंगे 9 लगाएंगे। तो इस तरीके से आपकी ये क्वेश्चन की अप्रोच रहेगी सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर, जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये अप्रोच आपको लगानी है। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है इनमें, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूरा लिखना पड़ता है, तो वही चीज हमें नहीं पता कि हमें लिखना कैसे कैसे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले आपने क्या बता दिया, पहले आपने बताया कि ये चीज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले में जो पैरामीटर है उसके लिए बता दिया कि वो कैसे कैसे फॉर्मूला लगाना है, फिर उसके बाद आपने कैलकुलेशन कर दिया, बस इतना सा काम करना है आपको। तो ये पॉइंट आपको समझ आना चाहिए। तो नाउ
मैंने आपको आज क्या बताया, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बताया कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो होगा उसको कैसे डील करेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन को, और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा उसको कैसे डील करेंगे। हाइड्रोलॉजी के क्वेश्चंस मैंने आज लगाए, नेक्स्ट टाइम जो होगा, नेक्स्ट टाइम भी मैं एक हाइड्रोलॉजी का क्वेश्चन लगाऊंगा जिसमें फाइंड एक्स के हम क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड एक्स का क्वेश्चन भी देखेंगे, और साथ में आइसो हाइट का भी जो क्वेश्चन है आया हुआ है पेपर में, तो वो भी हम कंसीडर करके चलेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आप कंटिन्यूसली आपको अलग अलग टॉपिक्स के लेक्चर टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप लोग अगर अभी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप एनरोल होना चाहते हैं, कि अगर आप अपने प्रिपरेशंस को करना चाहते हैं, कि क्योंकि टाइम नहीं है, जल शक्ति विभाग का पेपर नोटिफिकेशन आ गई है, आने वाले 3 महीने के अंदर या 4 महीने में पेपर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो अगर आप प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, और सब्जेक्ट जो है फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट हो चुका है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो अगर आप अभी भी लेट हैं तो आप जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा, अपनी क्लासेस को स्टार्ट कीजिएगा। ओके, तो अगर कोई क्वेरी है तो आप इंस्टीट्यूट में कॉल कीजिएगा, आपको सारी क्वेरीज का आंसर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।